हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की। ओके, आज हम इसके पार्ट 1 में इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। मैं आपको इसका पूरा बेसिक एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। ये कोड क्यों आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, बाकी सारे 4 कोड जो आए हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 कोड बताए हैं, कोड ऑन वेजेस 2019 और द OSHC कोड 2020, और इसके बाद थर्ड कोड जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और एक कोड बचता है जो कि है द सोशल सिक्योरिटी कोड। तो ये 4 कोड आए हैं, जिसमें पहले के जितने भी पुराने ओल्ड जितने भी हमारे लॉ थे, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, इन सब को समराइज़ करके अपने में मिला के एक नया कोड बना। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी जो 2 कोड बताए हैं उसमें मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था। तो अब ये हमारा थर्ड कोड है। तो थर्ड कोड में ये भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आया है, तो वो कोड्स भी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर थे। ये भी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में आया है। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 19 सितंबर 2020 को, और लोकसभा में पास हुआ था 22 सितंबर 2020, और राज्यसभा में पास हुआ था 23 सितंबर 2020 को। ओके दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये नए कोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन MCQs आएंगे एग्जाम में। मैं आपको MCQs भी कवर करवाऊंगी, लेकिन तो भी आप एक्ट को अगर अच्छे से कर लेते हैं कवर, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब कोड्स में, क्योंकि मैंने जितनी कर सकती थी मैं बहुत सारे साइट वगैरह को फॉलो करके मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए समराइज़ किए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कुछ एक्ट्स अमलगमेट हुए हैं, जिनका नाम है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, आपने ये चैनल पे पढ़ा भी होगा। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये 3 एक्ट जो आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा ऑलरेडी। तो ये तीनों एक्ट जो हैं वो अमलगमेट हो गए हैं। इन एक्ट्स में कुछ चेंज हुआ, और चेंज होकर ये एक्ट नए तौर पर बन के ये तीनों मिलके एक नया एक्ट बन गया, जो है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब ये एक्ट आने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों ये एक्ट आया? तो ये सेफगार्ड करता है राइट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर या वर्कर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड वर्कर यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों की मिला के दोनों की राइट की बात की गई है। वो कैसे, मैं आपको अभी एक्ट में आगे बताऊंगी। तो इन दोनों के एक्ट राइट जो भी है उनको सेव करता है ये एक्ट। देन ईजी लेबर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म यानी लेबर एक्ट में कुछ भी सुधार है, लेबरों के लाइफ में कुछ भी एक्ट से रिलेटेड सुधार है, तो वो इसमें ईजिली बताया गया है और इसमें हो भी सकता है। और इंडस्ट्रियल पीस की बात की गई है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें सॉल्व करना। तो बेसिकली यहाँ इंडस्ट्रियल पीस की बात की गई है। इंडस्ट्री में पीस यानी इंडस्ट्री में शांति लाना, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई ना होना। ये एक्ट टोटल 104 सेक्शंस, 14 चैप्टर्स एंड 3 स्केड्यूल्स में बटा हुआ है। ओके, इस एक्ट में ये इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे पार्ट में हमें ये एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए पूरे एक्ट को समराइज़ करके शॉर्ट में बना दिया है। ओके सो दोस्तों, अब हम इस एक्ट में कुछ की डिफिनीशंस यानी कि इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस देखेंगे। उन डेफिनीशंस में क्या चेंज हुआ है, ये डेफिनीशंस आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत सारे डेफिनीशन आप न्यू पढ़ोगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी है। वो क्या चेंजेस है वो मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगी एक्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए डेफिनीशंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या बोला है? इंडस्ट्री में सिस्टमेटिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री का मतलब होता है सिस्टमेटिक एक्टिविटी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मतलब जो काम देता है, एम्प्लॉय जो काम करता है। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा सा सिस्टमेटिक तरीके से काम हो। किस टाइप का काम? प्रोडक्शन यानी किसी उत्पाद को बनाना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की भी बात की गई है। गुड्स का मतलब होता है सामान, एंड सर्विसेज यानी सेवा। या तो सामान का आदान प्रदान हो या फिर सेवाओं का आदान प्रदान हो। तो ये आता है इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंदर, जिससे जो भी गोल है, गोल क्या होता है? प्रॉफिट बनाना। तो वो गोल को अचीव किया जा सके, तो ये सारे काम जिस जगह पे होते हैं उसे इंडस्ट्री कहते हैं। और इस इंडस्ट्री में उसे इंडस्ट्री कहेंगे जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। कैपिटल मतलब क्या होता है?
पैसा, जिस बिज़नेस में पैसा लगाया जाता है, तो हर बिज़नेस में पैसा लगाया जाता है। बिज़नेस में पैसा जो हम अपने बिज़नेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे कैपिटल नाम दिया जाता है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, देन मोटिव प्रॉफिट, और मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। हर बिज़नेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। बट डज़ नॉट इंक्लूड, अब कुछ चीज़ें हैं जो हटाई भी गई है, इंक्लूड नहीं है इंडस्ट्री में, और ये कब का अमेंडमेंट है? 2019 में जो एक्ट था उसमें अमेंड हुआ है, ठीक है। और जब 2020 में एक्ट आया तो इसमें ये चीज़ें चेंज हो गई। क्या क्या चेंज हुई? चैरिटी, सोशल एंड फिलांथ्रोपिक सर्विसेज, ऐसे सर्विस जिसमें चैरिटी होती है यानी दान धर्म, सामाजिक कार्य, फिलांथ्रोपिक यानी कि लोगों को दान करना, धर्म का काम करना। सो ये सब जितने भी काम हैं जो नॉन प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं, जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, लोगों का सर्विस वेलफेयर करना मोटिव होता है, वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। देन डिफेंस सर्विस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है, वो भी ये इंडस्ट्री के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इन सब का अपना अलग एक्ट है। और भी कई सारी चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है, हटा रखा है, तो वो भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आएगा। आई होप आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आई हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। सो एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? जो काम देता है, ठीक है, जो काम अलॉट करता है। तो पर्सन हु एम्प्लॉयज़, ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय कराता है डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन, या तो वो खुद काम करवाए या फिर किसी और का काम करवाए, तो वो एम्प्लॉयर है। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का काम हो, तो उसमें कौन होगा एम्प्लॉयर? तो अथॉरिटी गिवन बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट का काम चल रहा है वहाँ की जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको भी अथॉरिटी देती है, मतलब जिस भी इंसान को एक परमिशन देगी कि तुम यहाँ पे हेड होके काम कराओगे, तो वही होगा वहाँ का एम्प्लॉयर। और अगर कोई भी अथॉरिटी को असाइन नहीं करती है, किसी भी अथॉरिटी को नहीं रखती है, तो खुद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होगी वही वहाँ की एम्प्लॉयर होगी उस डिपार्टमेंट की। देन अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सब। तो यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वहाँ का जो पर्सन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ है, तो वो वहाँ पे क्या होगा? वो वहाँ पे एम्प्लॉयर होगा लोकल अथॉरिटी का। अगर कोई फैक्ट्री हो तो वहाँ पे ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर होगा। और इसको भी छोड़ के मैनेजर, या फिर जिस पर्सन के पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो सारे एम्प्लॉयर के डेफिनेशन के अंदर में आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एम्प्लॉय का डेफिनेशन। ओके, सो एम्प्लॉय एनी पर्सन अदर देन, हर कोई इंसान को एम्प्लॉय माना जाएगा अदर देन, किनको छोड़कर? अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, जो अप्रेंटिस आए हैं ट्रेनर, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्मी की जो फोर्स होती है यूनियन की, उनके जो मेंबर होते हैं उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग एक्ट है। फिर एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूडेड है? तो कैसे भी वर्कर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मैनेजेरियल हो, किसी भी तरह के हो, उन सबको एम्प्लॉय माना जाएगा। अब वर्कर की बात करें तो वर्कर भी यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं एम्प्लॉय की, वो सब वर्कर के लिए भी लागू है। मतलब वो भी स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, सब कुछ में वर्कर को भी सेम माना गया है। कुछ चीज़ें एक्सक्लूड है, वो मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। और एक बात, अगर वर्कर को डिसमिस कर दिया हो, निकाल दिया गया हो, तो भी वो वर्कर के डिफिनीशन के अंडर में आएगा। मतलब उसके जो भी राइट है वो उन्हें मिलेंगे, तो भी अगर उसे डिसमिस कर दिया हो तो भी। एंड अबव ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब वर्कर के लिए आती हैं, बट डज़ नॉट इंक्लूड, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस सर्विस, प्रिजन यानी जेल। अगर इन सब के एम्प्लॉय होते हैं तो वो इस एक्ट के अंदर में कवर्ड नहीं है। देन अगर कोई मैनेजेरियल लेवल पे है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक सेवा में है, तो वो भी वर्कर के डिफिनीशन में नहीं आएंगे। देन सुपरवाइजरी लेवल, वर्कर सुपरवाइजरी लेवल में है, लेकिन अगर कोई सुपरवाइजरी लेवल 18,000 रुपये से ज़्यादा का पर मंथ सैलरी लेता है, सैलरी या वेजेस 18,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाइड करते रहेगी कि वो वर्कर के डिफिनीशन के अंदर आएगा या फिर एम्प्लॉय के अंदर। देन ट्रेड यूनियन क्या है? सो ट्रेड यूनियन
इंक्लूड करता है। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर, वर्कर मिलकर आपस में एक यूनियन बनाए हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड है वन और मोर फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, TU मीन्स ट्रेड यूनियन। अगर एक से ज़्यादा भी ट्रेड यूनियन का दल आपस में मिला हुआ है तो उसे भी ट्रेड यूनियन ही माना जाएगा। देन नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट वर्ड आपको IR कोड में बार बार देखने को मिलेगा। IR कोड यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो इस कोड में रिट्रेंचमेंट का मतलब है टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को, वर्कर को निकाल देता है, ठीक है, तो वो रिट्रेंचमेंट कहलाता है। तो ये तो गलत है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी भी रीज़न से निकाला, किसी भी रीज़न से, लेकिन वो तो गलत है ना। तो ये एक्ट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन रिट्रेंचमेंट का मतलब ये सब चीज़ें नहीं है। क्या क्या नहीं है? वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, अगर वर्कर या एम्प्लॉय अपने मन से निकल गया तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा। देन रिटायरमेंट, अगर वर्कर की रिटायरमेंट की एज हो गई तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं है। और नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो वापस से रिन्यू नहीं हुआ, वापस से नया नहीं बना, तो इसका मतलब भी रिट्रेंचमेंट नहीं होता है, ओके। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालता है तो ये टर्मिनेट कर देता है, तो ये रिट्रेंचमेंट है, लेकिन ये सब चीज़ें रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ले ऑफ। ये वर्ड भी आप बार बार एक्ट में देखेंगे, कोड में देखेंगे। सो ले ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू गिविंग वर्क। एम्प्लॉयर काम देता है लेकिन एम्प्लॉयर ही यहाँ पे इनेबल है, मतलब वो काम देने में सक्षम नहीं है, उसके पास काम ही नहीं है। किस किस रीज़न से? शॉर्टेज ऑफ कोल, जो भी पावर के लिए कोल, जो भी ईंधन लगता है वो ही नहीं है उसके पास, तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। देन ब्रेकडाउन हो गया, मशीन्स ख़राब हो गए, या फिर पावर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है, किसी भी रीज़न से एम्प्लॉयर अगर वर्कर को काम नहीं दे पा रहा है तो उसे हम ले ऑफ कहते हैं। फिर नॉन सीजनल। सीजनल काम क्या होता है? सीजनल काम वो होते हैं जो सीज़न में रखते हैं, जैसे होली के टाइम पे रंग का बिजनेस, तो ये सीजनल काम हो गए। नॉन सीजनल मतलब जो पूरे साल भर चलते हैं। ऐसा काम एग्जाम्पल के लिए माइंस, जो खदान होते हैं, प्लांटेशन का काम। सो ये सब जो नॉन सीजनल काम है जो पूरे साल ही चलते हैं, तो अगर ऐसा काम हो और यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम ना दे तो क्या रूल है? तो पे 50% ऑफ बेसिक वेज प्लस DA। तो एम्प्लॉयर का ये ड्यूटी बनता है कि वो एम्प्लॉय को 50% जो उसकी बेसिक वेज है, जो भी उसकी मेहनताना है, उसका 50% दे विथ डियरनेस अलाउंस। ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? तो किसी भी शहर में रहने के लिए वहाँ का जो खर्च होता है, अगर महंगा शहर है तो बहुत ही महंगा खर्च, अगर कम सस्ता शहर है तो सस्ता DA, जो भी वहाँ का DA होता है वो प्लस बेसिक वेज, जो भी बेसिक उसकी सैलरी है, वेजेस है, उसका 50% पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। या फिर गिव 1 मंथ नोटिस और वेजेस, या तो 1 मंथ का जो भी पैसा है वो दे दो, या फिर 1 मंथ का नोटिस दे दो। और इन सब के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट का अप्रूवल के बिना कोई भी ले ऑफ नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो 7 और मोर मेंबर्स फ्रॉम अ यूनियन, जो यूनियन सब आपस में मिलकर एक यूनियन बनाया, तो उसके 7 या उससे ज़्यादा मेंबर आपस में मिलकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सबको आपस में मिलकर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10% और 100 वर्कर्स, इन दोनों में जो भी लेस होगा, मतलब टोटल जो भी उनके नंबर हैं उनमें या तो 10% हो या फिर 100 वर्कर्स हों, इन दोनों में जो भी लेस हो उतने मेंबर्स होने से भी चलेंगे, इतने मेंबर्स होने चाहिए जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हों। देन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सेल कंटिन्यू नंबर। एक बार अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब मेंबर कम हो सकते हैं, मेंबर वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा वो नंबर। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होंगे 10, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10% या फिर 100 वर्कर्स, जितने भी मेंबर हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। तो 100 वर्कर्स ने मिल के आपस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब 100 में अगर उसमें 2 या 3 मेंबर ऐसे हैं जिनका नेम वगैरह, माने एक ही मेंबर ने 2-3 बार एप्लीकेशन दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो उनको वापस से चेंज करके नया सब कुछ अप्लाई करके देना पड़ेगा, ओके। और इसके लिए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से बात भी हो जाएगी। देन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगा वो एक बॉडी इनकॉर्पोरेट होगा विथ नेम। जैसे कोई कंपनी बनती है तो उसका एक प्रॉपर नेम होता है, वैसे ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का एक नेम होगा, कॉमन सील होगा। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है कि
लास्ट में जो एक स्टैम्प लगता है, एक ठप्पा लगता है, तो वो स्टैम्प होना चाहिए उसके नाम का। देन परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन वर्ड का मतलब होता है कि अगर मेंबर्स रहें या नहीं रहें, कोई भी आए या जाए, वो कंपनी कभी बंद नहीं होगी, वो कंपनी हमेशा चलती रहेगी। मतलब उस कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व है। अगर ऐसा नहीं है कि आज ये मेंबर हैं, कल ये मेंबर अगर नहीं रहे, इसमें से कोई मेंबर नहीं रहा, तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। वैसे ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन चलता रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन है, हमेशा चलते रहेगा, नए मेंबर्स आते जाते रहेंगे, वो नेम से ट्रेड यूनियन चलता रहेगा। विथ द पावर टू होल्ड प्रॉपर्टी। ऐसा पावर भी होना चाहिए कि ये कोई प्रॉपर्टी होल्ड करके रखे हों। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन के लिए ये सब मेथड है। इसके बाद हम बात करते हैं नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन। नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन क्या है? तो ये एक नया टर्म आया है IR कोड में, जिसमें बोला गया है कि जैसे ट्रेड यूनियन जो हमने ऊपर में देखा, उसमें एक या एक से ज़्यादा मेंबर भी, मतलब ट्रेड यूनियन का दल भी हो सकता है। अगर सपोज़ किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो, तब एक नेगोशिएटिंग यूनियन या फिर काउंसिल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन होगी तो उसको नेगोशिएट करने में, उसको बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके लिए अलग से एक नेगोशिएटिंग यूनियन या फिर काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या करेंगे? ये इनका हेल्प करेंगे अगर कोई लड़ाई होती है या कुछ भी होती है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच को सोचा गया है, दोनों का राइट के बारे में सोचा गया है, इसलिए नेगोशिएटिंग यूनियन या फिर काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ मोर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड, अगर ज़्यादा ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो, देन एटलीस्ट 51% और मोर वर्कर ऑन द मस्टर रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इज सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। अगर एक या उससे ज़्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो कितने होंगे? जो मस्टर रोल है, यानी जो एस्टैब्लिशमेंट के जो वर्कर हैं, अटेंडेंस शीट है, उनमें जो 51% या फिर उससे ज़्यादा वर्कर हैं, वो ही वहाँ के सोल नेगोशिएटिंग यूनियन के अंदर में आएंगे। सो दोस्तों, पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में मैं आपको अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें समझ में आए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी देख के। और अभी आपको मैं इस एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिससे आपको एक्ट को समझने में दिक्कत ना हो। और अगर आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम MCQ सॉल्व करेंगे, अभी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड या फिर इससे और भी बहुत सारे एक्ट से रिलेटेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो वो भी आप हमसे आकर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।